सबसे पहले बात करते हैं जापान की। यह 1980 का दशक है और जापान एक पागल लड़के की तरह बढ़ रहा है, 10-15% प्रति वर्ष की दर से। जापान कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन हार्डवेयर और कई अन्य सामानों का निर्माता है। उच्चतम प्रति व्यक्ति जीडीपी और आय में से एक। अयोग्य, अत्यधिक कुशल लोग हर जगह आप जाते हैं। टोक्यो में ओकेश फ्लैट खरीदने के लिए आपको करोड़पति होना पड़ा। पैसा सचमुच गलियों में बह रहा है। ठीक है, मैंने इसे बनाया। 4.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, जो केवल यूएसए की 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से पीछे थी। लगभग हर एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की कि जापान 2010 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या गलत हुआ? जैसा कि यह पता चला, लगभग सब कुछ। युवा जापानी लोग शादी करने और बच्चे होने की तुलना में अकेले रहना पसंद करते थे। लगभग 30% जापानी लोग कभी शादी नहीं करते हैं। इसलिए जनसंख्या में तेजी से उम्र बढ़ने लगी, आबादी भी घटने लगी। इसके साथ समस्या यह है कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए आपको युवा, नवीन कार्यबल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है, और जापान बस से बाहर भाग गया। इसलिए 1990 के दशक में जापान ने ग्रेट स्टैग्नेशन के एक चरण में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि इसने पिछले 3 दशकों में लगभग शून्य वृद्धि दिखाई है। यह अर्थव्यवस्था अभी भी 4.9 ट्रिलियन है। चीन, जो 1980 के दशक में जापान की तुलना में 50 गुना छोटी अर्थव्यवस्था था, आज जापान की तुलना में विडंबना 3 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह सब 4 दशकों में। पूरा मुद्दा यह है कि भारत की तुलना में चीन वास्तव में अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। अब तक चीन की अर्थव्यवस्था $2.7 ट्रिलियन, भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग $15 ट्रिलियन है। चीन के पास भारत के रूप में 5 गुना विदेशी भंडार है। चीन के पास बुनियादी ढांचा है और यह सचमुच विनिर्माण और निर्यात का पावर हाउस बन गया है। यह अब से संबंधित किसी भी अर्थव्यवस्था में भारत से ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? विवादास्पद एक बाल नीति के साथ, यहां तक कि चीन की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, प्रतिभा पूल भी सिकुड़ रहा है। इसलिए जापान के साथ जो हुआ वह चीन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक और बात यह है कि चीन की अधिकांश प्रगति बौद्धिक संपदा अधिकारों का अनादर करने और मुक्त व्यापार से बचने और इस तरह से प्रतिस्पर्धा से दूर रहने की नीति पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने यह महसूस किया है कि इसके परिणाम स्वरूप अब वे चीन से अपने व्यापार संरक्षणवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आती है जब मेरे साथी भारतीय कहते हैं, भारत कभी भी चीन को सपने में भी नहीं हरा सकता है। अर्थशास्त्र एक कुतिया है। एक समय था जब वेनेजुएला विकसित हुआ था और नॉर्वे गरीब देश था। विश्व स्तर पर यह चीर से धन और अन्य तरह से जाने के लिए बहुत समय नहीं लेता है। वर्तमान में भारत की संभावित वृद्धि भ्रष्टाचार, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, समाजवादी झुकाव वाली नीतियों, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों और भयानक शिक्षा प्रणाली से बेहद प्रभावित है। लेकिन चीजें तेजी से बदल रही हैं। यह असंभव नहीं है कि भारत अगले 2 दशकों में दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। केवल समय बताएगा कि भारत चीन को पीछे छोड़ता है या नहीं। केवल एक चीज जो मैं कह सकता हूं कि यह असंभव नहीं है।